हाँ जी, यस, गुड इवनिंग। सो इन द प्रीवियस क्लास वी हैव कंप्लीटेड पार्ट ए। पार्ट ए हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। पार्ट ए में हमने जो मैनेजमेंट के चैप्टर्स थे वो करे। आई होप सो मैनेजमेंट के चैप्टर्स के नाम तो एटलीस्ट याद होंगे। सबसे फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? नेचर एंड स्कोप। स्कोप हो गया, फीचर हो गया, जो भी था। सेकंड, बिना देखे बताना है, प्रिंसिपल्स, वेरी गुड। थर्ड, बिजनेस एनवायरनमेंट, वेरी गुड। अब इसके बाद मैनेजमेंट के फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन क्या था? प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन 5 और 3 टोटल कितने चैप्टर थे? 8 टोटल वी हैव कंप्लीटेड, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, जो आगे जो जब अब नेक्स्ट जो टेस्ट होना है बीएसटी का, ठीक है, जो बीएसटी है, नहीं नहीं जो भी होगा बीएसटी का, अब इस वीक में हमारा अकाउंट्स का है, नेक्स्ट वीक में इको का दिया हुआ मैंने शेड्यूल्ड, एंड देन उसके बाद बीएसटी का होगा। तो बीएसटी में हमारा टारगेट रहेगा, मैं सोच रहा हूँ कि ये पूरी पार्ट ए आपको पूरा दे दूँ, ठीक है। आपकी ऑलरेडी तैयारी भी है इन चैप्टर्स की, और अच्छे कर लो, आपके पास 15 दिन है और पार्ट ए का पूरा कंप्लीट टेस्ट लेंगे, ठीक है, डन। इतना कंफर्टेबल हो? पार्ट ए हो जाएगा है? दिवाली कहाँ आ जाएगी यार, अगर आएगी भी तो क्या होगा? हाँ, तो उससे पहले ही हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, पार्ट बी जो था हमारा, पार्ट बी में इन टोटलिटी देयर आर 4 चैप्टर्स। हमारा मार्केटिंग हो चुका है, हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो चुका है। नाउ फाइनेंस के हमारे 2 चैप्टर्स रहते हैं। फर्स्ट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सेकंड इज फाइनेंशियल मार्केट। ये बोथ, हाँ जी, चलिए। सो हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट की बात कर रहे थे। ध्यान से सुनेंगे बच्चे, पढ़ने से पहले। अगर हम इन दोनों चैप्टर की बात करें, ये दोनों चैप्टर आपके बीएसटी का पार्ट तो है ही हैं, बट थ्रू आउट अगर आप कॉमर्स में रहेंगे, रहेंगे का मतलब है अगर आप लाइक अकाउंटिंग का कोई प्रोफेशन ज्वाइन करेंगे या फाइनेंस का कोई प्रोफेशन ज्वाइन करेंगे, फाइनेंस इज अ वाइडर टर्म देन अकाउंटिंग, राइट। या कोई जैसे कोई भी ऐसा प्रोफेशनल कोर्स जिसमें कैलकुलेशंस होंगी, तो वहाँ पे आपको ये दोनों चैप्टर मिलेंगे। ये दोनों चैप्टर मिलेंगे किसी ना किसी फॉर्म में, तो ये आपके वहाँ के लिए बेसिक्स हैं। प्लस आपका एक अकाउंट्स में हमने जो एक्स्ट्रा क्लासेस में रेशियो एनालिसिस स्टार्ट करना है, तो जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो कुछ पोर्शन रेशियो एनालिसिस से मैच करेगा, जैसे डेट इक्विटी रेशियो वगैरह एंड ऑल ना, रिटर्न ऑन इक्विटी और ये सब चीज़ें। तो बेसिकली ये दोनों चैप्टर हैं क्या, फाइनेंस से रिलेटेड है, बिजनेस के बहुत ही मेन है। और आप जब बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम करेंगे या कुछ भी और ग्रेजुएशन में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको एक एक पूरा 100 मार्क्स का या 50 मार्क्स का पेपर होगा जिसका नाम होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यू कैन से दैट जो बेस है वो आपको यहाँ पे इस चैप्टर में नजर आएगा। तो हमारे जो पार्ट बी में जो चैप्टर है पार्ट बी का, उसमें हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करने जा रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, वन ऑफ माय फेवरेट, मतलब क्योंकि इसमें पढ़ाने को बहुत कुछ है, समझाने को बहुत कुछ है, बट आपको हायर लेवल पे ले नहीं जा सकता। रीज़न, क्योंकि अभी आप उतने प्रिपेयर्ड नहीं है, मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं है, अभी आपको इतनी सारी चीज़ें पता नहीं है। तो जब आप बीकॉम में या ऑनर्स में जाएंगे, होप सो आपको अच्छा टीचर मिले कोई जो इसके बारे में एक्सप्लेन करे, राइट। क्योंकि ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत ही डीप जा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं, पे बैक पीरियड, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू का एक टर्म है, यूज होंगी, टर्म्स आएंगी, ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मैं प्रैक्टिकली वो काम हम लोग प्रैक्टिस में करते हैं, निकालते हैं वो, लेकिन अभी आप छोटे हो तो आपको बस नाम ही लर्न करने हैं, और उसका इफेक्ट जो है आप जो प्रैक्टिकल जब बीकॉम में करेंगे ना, तो इसीलिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये बता क्यों रहा हूँ, ये बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि ना ये चैप्टर आपको बहुत ही बाय हार्ट अंडरस्टैंड करने हैं, ठीक है, ताकि आपको जब फ्यूचर में जब आप इसके ऊपर और एडवांस स्टडी करेंगे तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं। पहले मैं एक ओवरव्यू देता हूँ इस चैप्टर का कि हमें पढ़ना क्या है। बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो एक टर्म यूज होती है फाइनेंस, एक टर्म यूज होती है फाइनेंस, ठीक है। कौन सी टर्म यूज होती है? फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस। पहले हम ओवरव्यू की बात करेंगे। इस टर्म से निकलेगा बिजनेस फाइनेंस, एंड इसी टर्म के आगे यूज होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। व्हाट इज फाइनेंस? बेसिकली अगर हम बात करें फाइनेंस की, व्हाट इज फाइनेंस? फाइनेंस क्या होता है? समथिंग रिलेटेड टू मनी, यस, तन्विका, समथिंग रिलेटेड टू मनी, ओके। हाँ जी, हमारी मैडम, क्या यही?
देखो अगर एक आम भाषा में बात करें ना, एक लेमैन की भाषा में, तो फाइनेंस वर्ड का मतलब क्या है? पैसा, मनी। जैसे आप कोई कोई भी सामान लेने दिए मार्केट में जाते हो, तो कहते हैं ना आपका बजट क्या है? आपके पास कितना पैसा है? फाइनेंस क्या है? कितना पैसा लगा सकते हो आप? तो उसके लिए कॉमन एक आम भाषा में टर्म बोलें तो फाइनेंस। ना उसके आगे अगर हम बिजनेस लगा दें, तो टर्म क्या बनती है? बिजनेस फाइनेंस। तो व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस? बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या है? हमें कितना पैसा चाहिए टू स्टार्ट एंड कंटिन्यू द बिजनेस, यानी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एंड बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए हाउ मच मनी वी नीड, दैट टर्म इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाउ टू मैनेज दैट फाइनेंस, हाउ टू मैनेज द बिजनेस फाइनेंस, कि वो कैसे हम, वो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा, उस पैसे से हमने क्या यूटिलिटी करनी है, क्या यूटिलाइजेशन करना है। तो दिस होल प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द बिजनेस फाइनेंस इज टर्म्ड एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बेसिकली अगर हम बात करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नथिंग बट इन अ सिंपल टर्म वी कैन से दैट इट इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस। जब हम बिजनेस फाइनेंस की मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमारा टर्म क्या यूज होगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो एक लेमैन की भाषा में व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? टू मैनेज द फाइनेंस, हाउ शुड वी मैनेज द फाइनेंस ऑफ बिजनेस, या बिजनेस फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाएगा, उस मैनेजमेंट के होल प्रोसेस को हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। एंड ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, अगर ये अच्छा ना हो किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो कोई बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। अब इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हाउ दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज डन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होगा? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को करने के लिए 3 डिसीजन हैं। देयर आर 3 डिसीजन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 3 डिसीजन हमने पढ़ने हैं बेटा, जिस पे पूरा चैप्टर रिवॉल्व करेगा। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब कि हम अपना जो पैसा है वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो उसमें 2 टर्म यूज होंगी इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। एक होगा लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल बजटिंग एंड शॉर्ट टर्म के लिए वर्किंग कैपिटल, राइट। हम बात करेंगे सारी चीज़ों की। ये पहला डिसीजन रहेगा। सेकंड, फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब है कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट, मैंने वैसे ही बताया था, जो बिजनेस स्टडीज का होल कंसेप्ट है शुरू में बताया था, वी आर टॉकिंग अबाउट लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। लार्ज क्योंकि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में तो ये छोटे छोटे दुकानदारों में थोड़ी ना बिजनेस स्टडीज लगेगा, कि यहाँ पे पार्टनर्स नहीं होते, यहाँ पे शेयर होल्डर्स नहीं होते। तो बेसिकली जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वी आर टॉकिंग फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर वर्किंग इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी। कंपनी की फॉर्म में, तो हम कंपनी वर्ड यहाँ पे ज़्यादा यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने सेकंड डिसीजन की बात करी, फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब कि वो पैसा कहाँ से आएगा, जो इन्वेस्टमेंट करनी है हमने, वो पैसा कहाँ से आएगा। अब वो पैसा लाने के 2 तरीके होंगे। वो पैसा लाने के 2 तरीके होंगे, एक होगा इंटरनल सोर्स, बताया हुआ ना पहले, और एक बताया हुआ है एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, जो हम शेयर कैपिटल पर, देखो अब सारी चीजें ना कनेक्ट हुई सारी, ठीक है। एंड सेकंड हमने क्या बोला? डिवेंचर्स, डेट, बैंक लोन, यानी आउटसाइडर्स फंड की हम बात करें, तो वो हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन होगा। जो बच्चे रेशो पढ़ चुके हो, आपने एक पढ़ा था ना, डेट इक्विटी रेशो पढ़ा था, 2:1 होनी चाहिए, आइडल रेशो बताया जाता है ना, तो उसकी बात हो रही है, ठीक है। डेट टू टोटल फंड कितना हो, डेट टू इक्विटी कितना होगा, तो ये फाइनेंसिंग डिसीजन, इसका जो मिक्स है इसको हम फाइनेंसिंग मिक्स बोलते हैं, ठीक है। एंड थर्ड डिसीजन हमारा कौन सा है? थर्ड डिसीजन है डिविडेंड डिसीजन। थर्ड डिसीजन क्या है? डिविडेंड डिसीजन। उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड देना है या नहीं देना है, सारा रिटेन्ड अर्निंग रखना है यानी रिजर्व्स रखने हैं, कितने रखने हैं, तो वो सारी चीजें किसमें आएंगी? फाइनेंसिंग। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर हम, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये आपको आ सकते हैं। हाउ मेनी डिसीजंस आर देयर? 3 डिसीजंस आर देयर। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड इज फाइनेंसिंग डिसीजन, थर्ड इज डिविडेंड डिसीजन। ये 3 आपके डिसीजंस हैं जिनको हमें पढ़ना है, और जब हम ये कंप्लीट करेंगे तो हमारी कंप्लीट फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो जाएगी। एंड सबसे मेन पॉइंट, व्हाई वी आर डूइंग दिस मैनेजमेंट,
हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी, व्हाट इज द नीड ऑफ डूइंग दिस, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ डूइंग द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो मेन ऑब्जेक्ट वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, मेन ऑब्जेक्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। तो यहाँ पे कंपनी के केस में बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। किसको मैक्सिमाइज करना है? शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। दैट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज द होल टॉपिक। अब इसमें सारे टॉपिक्स आएंगे, चीजें आएंगी, बट आप देखना जो भी टॉपिक आएगा वो जो मैंने आपको बताया, एक ओवरव्यू दिया है, उसी के रिवॉल्व। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, स्कूल में किसी के हो गया है या स्टार्ट हुआ है कुछ? अच्छा, चलो किसी में तो आगे निकले हम, है ना? अभी डायरेक्टिंग चल रहा है, चलो हो गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे आ जाते हैं, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। आपको एनसीईआरटी में कुछ नोट्स भी बनवाऊंगा, एनसीईआरटी से भी पढ़ना, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहले कुछ छोटे छोटे नोट्स बनाना शुरू कर दो। सबसे पहले लिखो मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस, मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। करें जी, स्टार्ट करें। इसको सिंपलीफाई जरा कर दूं जरा थोड़ा सा। हाँ जी, लिखें। फाइनेंस इज द, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। लाइफ ब्लड का मतलब समझते हो? लाइफ ब्लड का मतलब क्या होता है कि बिना फाइनेंस के, जैसे हमारे शरीर के लिए खून की ज़रूरत होती है, वैसे ही बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए जो खून की ज़रूरत होती है वो मनी होता है, फाइनेंस होता है। तो इसके लिए टर्म यूज है लाइफ ब्लड। तो लिखें फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस, लिख दो। इट इज नीडेड टू establish and run the business. ठीक है सर, it is needed for running, starting and running the business, full stop। नेक्स्ट लाइन में लिखना, बिजनेस फाइनेंस इज डिफाइंड एज, business finance is defined as the money required, as the money required, money required to carry out business activities, to carry out business activities। क्या लिखा है हमने डेफिनेशन? बिजनेस फाइनेंस इज डिफाइंड एज द मनी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज, कर देना, फुल स्टॉप। ठीक है, तो जो मनी बिजनेस एक्टिविटीज को करने के लिए चाहिए, कंप्लीट करने के लिए चाहिए, उन उन उस मनी को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। राइट नाउ नेक्स्ट टॉपिक लिखें, कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट is concerned, is concerned with optimal, with optimal
procurement and the usage ऑफ फाइनेंस। यानी प्रोक्योरमेंट का मतलब कहां से अरेंज करेंगे, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस एंड उसका यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। अरेंजमेंट का मतलब फाइनेंसिंग डिसीजन की बात हो रही है एंड यूटिलाइजेशन प्रोक्योरमेंट का मतलब प्रोक्योरमेंट का मतलब हमारी इसकी यूटिलाइजेशन की बात हो रही है। जो फाइनेंसिंग डिसीजन होगा कहां से आएगा, प्रोक्योर कहां से होगा, एंड दूसरा हमने पॉइंट क्या वो लिखा है यूसेज में क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन आएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे दो चीज़ों की मेन बात करनी है। कहाँ से पैसा, याद है मैंने अकाउंट की फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि हमारा बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है, सोर्स ऑफ फंड देन रिसोर्स ऑफ फंड। सोर्स का मतलब अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट का मतलब यहाँ फाइनेंसिंग डिसीजन की बात हो रही है, प्रोक्योरमेंट की बात हो रही है, एंड उसका यूज कहाँ आएगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो कि रिसोर्सेज की बात करेगा, असेट्स को परचेज करने की बात करेगा। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट, बेसिक मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। In other words, financial management means, ये देखो ये डेफिनेशन आपको कितनी जल्दी याद हो जाएगी जब लिखवा रहा हूँ। In other words, financial management means planning, organizing, directing and controlling the financial activities of an organization। ठीक है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किससे रिलेटेड हो गया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। स्टाफिंग क्यों नहीं आया कोई हमने ह्यूमन रिसोर्स थोड़ा ना लगाना है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स को थोड़ा ना अपॉइंट करना है। तो यानी यहाँ पे हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज जितनी भी होगी उसकी प्लानिंग करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज कैसे कर रहा है, एंड हु विल डू इट, डायरेक्टिंग, ऊपर से ऑर्डर्स आएंगे, एंड लास्ट कौन सा हमने बोला, कंट्रोलिंग, फीडबैक वगैरह सारी होगी, टारगेट दिए जाएंगे एंड ऑल। फाइनेंशियल एक्टिविटीज को प्रॉपरली यू कैन से दैट मैनेज करने की एक्टिविटी को हम क्या बोल रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। तो अगर आपको शॉर्ट नोट आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर 2 मार्क का, तो एटलीस्ट आपको इतना तो जरूर लिखना है। बाकी अभी आगे हम चलेंगे तो आपको और बताता रहूंगा। ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर, एनी डाउट यू कैन आस्क। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग समझ आ गया। तो नटशेल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, टू मैनेज द बिजनेस फाइनेंस सिस्टम, डैश जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं, उस फाइनेंशियल एक्टिविटी का मतलब ही क्या, बिजनेस फाइनेंस को मैनेज कर रहे हो आप लोग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। The main objective of financial management, the main objective, main का मतलब primary, the main objective of financial management is to maximize shareholders wealth, which is referred to as the फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ना इसके लिए टर्म यूज होती है, एज द के बाद जो लिख रहा हूँ ना, लिखवा रहा हूँ, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट। इट मीन्स दैट, या इट मीन्स लिखना, दैट मत लिखना, इट मीन्स, अब देखो वेल्थ मैक्सिमाइज कैसे होगी, एक बात बताओ, आपने आज जैसे हम शेयर कैपिटल पढ़ ही रहे हैं, हमने 100 शेयर्स लिए 10 रुपए के रेट पे, हमने 100 शेयर्स लिए 10 रुपए, यानी हमने कितना इन्वेस्ट किया, 1000 रुपए। ठीक है, अब मार्केट में वो शेयर 20 रुपीज़ का हो गया, मार्केट में वो शेयर कितने का हो गया, 20 रुपीज़ का। इसका मतलब हमारे शेयर का जो पर शेयर प्राइस है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो हमने कितने लगाए थे, 1000, अगर आज हम बेचे तो कितने मिलेंगे, 2000। तो जो हमारी कैपिटल है जो हमने लगाई थी वो क्या हो गई, एप्रिशिएट होगी। दिस इज कॉल्ड द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसका मतलब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा, मार्केट प्राइस पर शेयर जब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्या होगी, मैक्सिमम। अब मार्केट प्राइस पर शेयर कैसे बढ़ेगा,
कैसे बढ़ेगा? जब कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। जब कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी तो मार्केट में उसकी गुडविल बेटर होगी और उसके शेयर की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब आप लोगों ने तो रेशो पढ़ रखा है, ईपीएस निकाला था ना, अर्निंग पर शेयर निकाला होगा, याद है? ईपीएस पढ़ा था उसमें? अच्छा, उस बार कोर्स में नहीं था आपके, इस बार के कोर्स अब है तुम्हारे कोर्स में। ठीक है, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर है, जैसे मैंने बोला 10 का शेयर 20 का हो गया, 10 का शेयर 50 का हो गया, 100 का हो गया, तो अर्निंग पर शेयर जब पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली इक्विटी शेयर होल्डर्स का वेल्थ क्या होगा? मैक्सिमाइज होगा। तो लिखो इट मीन्स यानी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा? इट मीन्स maximization of the market value of equity shares. It means maximization of market value of equity shares. Full stop. The the objective, इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे, the objective of maximization of shareholders wealth is achieved by, अब ये कैसे अचीव होगा? उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ shareholders wealth is achieved by, first, अब 3 वही पॉइंट्स हमने बात करनी है। इंश्योरिंग, आई से नहीं शुरू होगा, ई से होगा। इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड्स एट रीजनेबल कॉस्ट, इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ sufficient funds at reasonable cost, सेकंड, अच्छा ये इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड्स एट रीजनेबल कॉस्ट, ये किस डिसीजन की बात कर रहा है? फाइनेंसिंग डिसीजन, कहाँ से पैसा अरेंज करना। सेकंड, इंश्योरिंग इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, इंश्योरिंग इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ये किसकी बात कर रहा है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। थर्ड, इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ फंड्स, इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ फंड्स procured by creating reserves, comma, reinvesting profits, etc. ये थर्ड डिसीजन की बात कर रहा है, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब हम प्रॉफिट का कितना पोर्शन डिविडेंड में रखें और कितना पोर्शन शेयर होल्डर्स को दें, कितना पोर्शन हम रिजर्व्स में रख के फर्दर एक्सपेंशन करें। जब हम पढ़ेंगे तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो ये आपका जो ऑब्जेक्टिव है शेयर होल्डर्स वेल्थ को इंक्रीज करने का, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, कैपिटल एप्रिसिएशन का, वो कैसे अचीव होगा? सर, प्रॉपर पैसा कहाँ से अरेंज हो? एट मिनिमम कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड, उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो, एंड तीसरा, सर जो उसकी पेमेंट्स करनी है वो कितनी पेमेंट करें, कितना हम कंजर्व करके रखें, वो हमारा थर्ड डिसीजन होगा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव की भी बात कर ली एंड कैसे हम लोग मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ करेंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नथिंग बट वी कैन से दैट इट इज द you can say that to achieve the highest point of the shareholders wealth, यानी shareholders point को peak पे पहुंचाना is the main goal of financial management. Is this point clear to everyone? तो अगर हम देखें तो मैंने ये आपको बेसिक कंसेप्ट एंड जो ऑब्जेक्टिव वगैरह है वो आपको डिस्कस करा दिया। नाउ अगर हम बात करें
डिसीजंस की। अब एक छोटा सा एक चार्ट बनाएं। अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था, अब असली आपका शुरू हो रहा है, तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगी कैसे? तो इसमें कुछ डिसीजंस लिए जाएंगे। डिसीजंस टेकन डिसीजंस टेकन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कितने डिसीजंस की बात की गई है? 3 डिसीजंस की बात की गई है। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड इज फाइनेंसिंग डिसीजन, थर्ड इज डिविडेंड डिसीजन। ये 3 डिसीजंस की ही एक्सप्लेनेशन इन चैप्टर्स में है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन फन। अब देखो, आपको ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे ऑड वन आउट निकालो। बोलेंगे कि डिसीजंस टेकन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, एक कोई और नाम दे देंगे, तो ऑड वन आउट हुआ जाएगा। तो आपको ये, या उल्टा भी बोल सकते हैं कि इनमें से कौन सा डिसीजन जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लिया जाता है। 2-3 अलग नाम होंगे और एक इनमें से कोई होगा। तो यू हैव टू लर्न दीज नेम्स। ईजी है। इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा कहाँ लगाएं, रादर ये वाला पहला होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन उन्होंने जिस सीक्वेंस में दिया हम उसी सीक्वेंस में करेंगे। फाइनेंसिंग, पैसा कहाँ से प्रोकर करें, ये यूटिलाइजेशन की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है आपकी अरेंजमेंट की, एंड ये बात कर रहा है कॉस्ट की। हम बात करेंगे क्या बात कर रहा है वो, ठीक है। चलें जी आगे चलें। डिसीजन, अब पूरा चैप्टर इसी के रिवॉल्व है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, कितने टाइप का है, उससे रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन होगी वो होंगी। ऐसे ही फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन, उससे रिलेटेड ही टॉपिक हमारे चलने हैं। तो फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये तो हम पढ़ेंगे ही, मैंने आपको वैसे बता भी दिया, ठीक है। जो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, इसमें हमने 2 डिसीजन लेने हैं। एक होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एंड दूसरा होगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आज तो इंडिया का मैच भी था ना यार, शुरू हो गया था। किसकी बैटिंग आई थी? कोहली खेल रहा है? अच्छा, बी टीम खिला रहे हैं क्या? तो रोहित शर्मा वगैरह भी नहीं खेल रहा क्या? रेस्ट दिला रहे होंगे। वो तो T20 से ही बाहर हो गया वो तो। चलो जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, इसके लिए टर्म यूज होती है कैपिटल बस्टिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बोलते हैं कैपिटल बस्टिंग। और जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे ना, तो आपको एफएम के चैप्टर में एक ये पूरा पूरा टॉपिक, ये पूरा चैप्टर है, ये अपने आप में इतना एरिया एक चैप्टर है। हम तो एक छोटा सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, इतना एक ये जो कैपिटल बस्टिंग एक चैप्टर मिलेगा आपको, पूरा एक चैप्टर मिलेगा। इसी में मैंने आपको नाम बताया था ना, पे बैक पीरियड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की यहाँ पे बात होगी आपकी, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स एंड ऑल ना, स्टैटिस्टिक्स भी यूज हो गए, ठीक है। एंड जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, इसके लिए भी अलग से एक चैप्टर, मतलब आप लोग बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। इसके लिए टर्म यूज होती है वर्किंग कैपिटल। रेशियो में पढ़ा था ना, वर्किंग कैपिटल करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड सेकंड इज शॉर्ट टर्म। तो अब हमने सबसे पहले पढ़ना है इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लिखिए फटाफट से इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में। द इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेट्स टू द इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेट्स टू
हाउ द फर्म्स फंड्स, हाउ द फर्म्स फंड, फंड्स लिख देना, आर invested in different assets, are invested in different assets so that they are able to earn, so that they are able to earn the highest possible return for their investors. रिटर्न याद रखना, रेशियो एनालिसिस में कनेक्ट कराऊंगा बेटा आप लोगों को. हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न फॉर देयर इन्वेस्टर्स. तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या है बेटा? एक सिंपल सी बात देखो, एक बिजनेस लेमैन की भाषा में बात कर, मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, पैसा चाहिए, मैं पैसा ले आया. लेट से मेरे को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 50 लाख रुपए चाहिए थे, मेरे पास अरेंज हो गया, फाइनेंसिंग डिसीजन से अरेंज हो गया. 50, अब मेरे पास 50 लाख रुपए हैं. अब अपने आप बताना, अब मुझे मेरे पास 50 लाख हैं, राइट? अब बड़े ध्यान से समझना, मेरे को बिजनेस चलाने के लिए एसेट्स चाहिए होंगे. एक कॉमन सेंस की बात है, आपके घर में बिजनेस है, मुझे किस तरीके के एसेट्स चाहिए होंगे? दो तरीके के एसेट्स चाहिए होंगे, एक शॉर्ट टर्म और दूसरे लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, शॉर्ट टर्म इन द फॉर्म ऑफ करंट एसेट्स. अकाउंट्स आता है ना बेसिक. अब करंट एसेट्स आपको पता है क्या होते हैं, बचपन में पढ़ा था ना, 11th में पढ़ा होगा, ठीक है? ऐसे ही फिक्स्ड एसेट्स का मीनिंग आपको पता है, लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब चीजें, ठीक है? तो जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की बात कर रहे हैं, कैपिटल बजटिंग की बात कर रहे हैं, तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द लॉन्ग टर्म असेट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट फिक्स्ड असेट्स. एंड जब हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात कर रहे हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म असेट्स की बात कर रहे हैं, कि कितना पैसा हम लॉन्ग टर्म में लगाएं, कितना पैसा हम शॉर्ट टर्म में लगाएं. पर्पस क्या है? जिससे कि इन्वेस्टर्स की जो रिटर्न है वो क्या हो सके? मैक्सिमम हो सके. अब मुद्दा ये नहीं है कि कितना पैसा लगाएं, मुद्दा ये है कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं. जैसे फॉर एन एग्जांपल, मुझे एक मशीनरी खरीदनी है, लॉन्ग टर्म डिसीजन की बात कर रहा हूँ, ये आगे आप चैप्टर्स पढ़ेंगे, कैलकुलेशंस आएंगी, 3-3 पेज की कैलकुलेशंस होती हैं बेटा, 2-2 पेज की कैलकुलेशन होती है, फॉर्मूले ही फॉर्मूले, ठीक है? सिंपल सी बात, मुझे एक मशीनरी खरीदनी, लेट से वो मशीनरी 15 लाख रुपए की है. वो मशीनरी क्या है? 15 लाख रुपए की है. मेरा 15 लाख है, बट वही मशीनरी, समझना ध्यान से, वही मशीनरी मुझे रेंट पे भी मिल रही है. वही मशीनरी मुझे क्या हो सकती है? रेंट पे भी मिल सकती है. तो मेरा एक डिसीजन होगा, मेक और बाय. मैं उस मेक और बाय को बाय और लीज, यहाँ पे मैंने जो बताया बाय और लीज, या तो मैं खरीदूं, या मैं उसको क्या करूं, या मैं उसको रेंट पे ले लूं. क्या फायदेमंद होगा? तो ऐसा जो डिसीजन होगा, दिस डिसीजन इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल बजट. तो यहां पे कहीं ना कहीं जो भी मैं डिसीजन लूंगा, उस डिसीजन का वो क्या डिसीजन होना चाहिए? लास्ट लाइन पढ़ो उसकी, क्या है? हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न टू द इन्वेस्टर. अब हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न कैसे आएगा? आप सिंपल सी बात है कि अगर मैं, मुझे लगता है 15 लाख रुपए की मशीन ना लेके, अगर मैं महीने के 15,000 रुपए में रेंट पे अगर मुझे वो चीज मिल जाती है, तो मैं उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देख, अब वही तो कैलकुलेशंस हैं जो मैंने आपको बताया, नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर, ये सारे तरीके हैं जिससे, ये टेक्निक्स हैं. दो तरीके के टेक्निक्स होते हैं, डिस्काउंटेड, नॉन डिस्काउंटेड. अभी आप छोटे हो, आपको नहीं समझ आएगा, वो नाम बुक में आएंगे आपके, ठीक है? तो ये टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू मैं ये चेक करूंगा कि मैं किस डिसीजन को लूं जिससे कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्या हो सके? मैक्सिमम हो सके. अब देखो, वेल्थ मैक्सिमम दो तरीके से हो सकती है. एक तो मैं अपनी सेल्स को बढ़ाऊं, सेल्स बढ़ाऊंगा तो रिवेन्यू बढ़ेगा, रिवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा. दूसरा, कॉस्ट को कम करूं. अगर मैं मशीन 15 लाख की लेना है, उसकी जगह 15 लाख की ना लेके मेरे को अगर रेंट वाला लेना बेनिफिट हो रहा है, तो मैं कौन सा डिसीजन लूं? रेंट वाला. इससे मेरी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. और वही पैसा मैं कहाँ, किसी और प्रोजेक्ट में क्या कर सकता हूँ? यूज कर सकता हूँ. तो दीज ऑल, इस तरीके के जो डिसीजन है,
इनको हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलेंगे, एंड इसी को टेक्निकली हम बोलते हैं कैपिटल बस्टिंग। आगे से मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। सेम विथ हम कितना पैसा स्टॉक में लगाएं, कितने डेटर्स रखें, वो इस तरीके के जो डिसीजन होंगे वो सारे डिसीजन क्या कहलाए जाएंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसके लिए टर्म क्या यूज होगी, वर्किंग कैपिटल। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। देखो पैसा होता है, लेकिन पैसे को कैसे यूटिलाइज करना है वो बहुत मेजर है। अरेंजमेंट तो हो जाती है पैसे की, लेकिन सर स्मार्टनेस वहां आती है कि आप अपने पैसे को, अब जैसे मैं एक सिंपल सी आईफोन मुझे 2 महीने पहले 64,000 का मिल रहा था, ठीक है, बुक भी करा लिया था हमने फ्लिपकार्ट से, लेकिन हमने कैंसिल करा दिया। लेकिन आज वही 2 महीने बाद मेरे को 50,000 का मिला, 14,000 रुपीज की सेविंग। 14,000 का मतलब एक मोबाइल फोन मैंने अपनी मदर को लेके दे दिया। स्मार्टनेस दिखाना, ऐसा नहीं कि मैं 64,000 नहीं अफोर्ड कर सकता, मैंने बुक करा के कैंसिल कराया, मैंने नहीं, मतलब मेरे वाइफ ने, लेकिन मेरे को लगा कि नहीं यार इसकी इतनी वर्थ नहीं है, मेरी इतनी यूटिलिटी, मैंने एक रेंज बना रखी थी कि मेरे को इतने तक लेना। तो ऐसे ही बिजनेस में होता है कि आपको सिर्फ पैसे को लगाना नहीं है, पैसे को बचाना भी अर्न करना होता है। पॉइंट समझ आ रहा है? तो आपको ये समझना है कि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अजय बोलो, आज आपके फादर सब बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, अब ऐसा थोड़ी ना कि अगर मान लो उनकी एक शॉप है, वो दूसरी शॉप खोल नहीं सकते, बट हो सकता है वो नहीं खोल पा रहे होंगे, क्यों, तो उनको लगता है वो संभाल नहीं पाएंगे। हो सकता है कि उनके जैसे लाइक माइंडेड पर्सन नहीं मिलेंगे, तो एक कंसेप्ट आपने पता नहीं इको में पढ़ा है नहीं, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल होने लग जाएगा, कि कहीं पता चले बेनिफिट से ज्यादा क्या होने लग जाए, नुकसान होने लग जाए। तो ऐसे ही यहाँ पे डिसीजन हैं। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन और मेजर डिसीजन ये होता है लॉन्ग टर्म डिसीजन, क्योंकि आपके जो फिक्स असेट्स हैं, ठीक है, वो कैसे अरेंज करोगे। अच्छा, उसके अलावा प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, ठीक है, कि आपने इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, किसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो वो सारी कैलकुलेशंस ध्यान सुनना, वो सारी कैलकुलेशंस आपकी जो है ना, वो सारी कैलकुलेशंस ध्यान में रखते हुए आप डिसीजन मेकिंग करते हो, और वही डिसीजन मेकिंग को हम क्या बोल रहे हैं, कैपिटल बस्टिंग। और शॉर्ट टर्म के लिए हम क्या बोल रहे हैं, वर्किंग कैपिटल। आई होप सो ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। दैट इज ऑल जो कि इस टॉपिक में आपको प्रैक्टिकली समझ आ रहा है बेटा, कि अगर हम बिजनेस करें तो कैसे हमारा बिजनेस होते हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे होती है। भाई जैसे अगर मेरे को कोई बिल्डिंग खरीदनी है, मैं बिल्डिंग के पैसे भी हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यार रेंट पे ही ले लूँ, ठीक है, हो सकता है काम ना चले, बंद करनी पड़े, बिल्डिंग बिकेगी नहीं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें डिसीजन मेकिंग आपको, ये सब आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे ना, ये सब आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैंने आपको जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समझा रहा था, जहाँ पे मैंने टाइम स्टडी, मोशन स्टडी वगैरह समझाया था, तो मैंने बताया था एक लेबर चैप्टर आएगा, वहाँ पे आपको फीस, वेजेस वगैरह के कैलकुलेशन आएंगे सारी। ये तो मेरी कॉस्टिंग वॉस्टिंग तो हम सब ये पढ़ाते हैं ना, तो पढ़ाने में भी काम होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम होता है। क्लियर है? चलें आगे। तो अब इसी के बारे में हम लोग लिख रहे हैं आगे, फटाफट से लिखो। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में लिख दिया, चलो जी नेक्स्ट लिखो। अब हम ए पॉइंट की बात करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बस्टिंग इसको बोल रहे हैं। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन इन्वॉल्व्स, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन इन्वॉल्व्स allocation of firm's capital, allocation of firms apostrophe में लिखना, firm's capital to different projects or assets, to different projects or assets with long term implications for the business, with long term implications for the business। जैसे अब आपको कोई मशीन खरीदनी है, अब किस सप्लायर से लें, फॉरेन से मंगाएं, इंडिया से लें, तो उनकी सारी, कि अगर इससे लूँगा इतना प्रोडक्शन होगा, इससे लूँगा इतना प्रोडक्शन होगा, इससे लूँगा तो ये कैश फ्लोज आएंगे, इससे लूँगा ये कैश फ्लोज आएंगे, इतना आउटफ्लो होगा, ठीक है। तो सब वो करके जो आप डिसीजन लेते हो उसे हम कैपिटल बस्टिंग, इसकी सारी प्रैक्टिकलिटी आप फ्यूचर में जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन ही एक एक पेज का होता है, ठीक है, तो हायर लेवल पे ही आपको मिलेंगे, तो उसी के लिए तैयार कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन क्या है, कि फर्म का जो पैसा है वो कैसे एलोकेट किया जाए इन द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और असेट्स का इम्प्लीकेशन जो है वो लॉन्ग टर्म,
implication है. It is also called, full stop के बाद, it is also called management of fixed capital. It is also called management of fixed capital. अच्छा, एग्जाम्पल्स क्या होंगे कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के? लिखो सम एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग. लिखो परचेज ऑफ फिक्स असेट लाइक प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा. सेकेंड, ओपनिंग अ न्यू ब्रांच, कोई नई ब्रांच ओपन करें यानी एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. सेकेंड पॉइंट था. थर्ड, modernization of machinery, equipments, etc. Last लिखो investing in advanced techniques of production. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कहीं पे भी है, देखो ना, हमने व्हाइट बोर्ड से, इसके नीचे व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, इसके बाद ये है, ये चीज़ प्रोजेक्टर भी होते थे, वहाँ पे और एडवांस लगा हुआ है. तो हमें ये देखना है कि हमें क्या इसको करने से फ़ायदा होगा. तो ये एग्जाम्पल्स हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के. आज अगर सर ने 2-2.5-3 लाख रुपए का वो प्रोजेक्टर लगाया है, वो चीज़ लगाई है, तो उन्होंने कैलकुलेशंस की होंगी कि कैसे रेट ऑफ रिटर्न क्या आएगा, क्या फ़ायदा होगा, नहीं होगा, क्या मैं इसको करके. कई चीज़ें क्या होती है ना, सिर्फ पैसा नहीं होता, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी बहुत होते हैं. देखो एडवांस टेक्नोलॉजी जहाँ होगी ऑब्वियसली वहाँ कस्टमर ज़्यादा. आज हम भी कोई भी, अब आज हम आईफोन क्यों लेते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, कंपैरेटिवली बेटर है, उसका जो चीज़ें हैं वो सेफ़र है, वो सारी चीज़ें हैं एंड्रॉयड से बेटर है बहुत सारी चीज़ों में. ठीक है, अब तो इतना ईजी हो गया है. मेरे पास एंड्रॉयड था, मैंने सारा डेटा सारा ट्रांसफ़र हो गया, इवन व्हाट्सएप डाटा भी ट्रांसफ़र हो गया यहाँ पे. मतलब टेक्निक्स को इन्होंने भी क्या कर दिया, कंपैटिबल कर दिया. ठीक है, तो आजकल ऐप आ गई है, उससे हो जाता है सारा. तो पॉइंट क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, तो ये जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं. ठीक है, ये सम ऑफ द एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा बहुत एग्जांपल्स होते हैं. क्लियर है, समझ आता है ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जिसे हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कह रहे हैं, क्योंकि मेनली हमें लॉन्ग टर्म के बारे में ही बात करनी है. शॉर्ट टर्म तो बहुत सिंपल होता है. शॉर्ट टर्म में तो कुछ नहीं है कि हमारे एसेट्स कितने, करंट एसेट्स कितने होंगे, क्या होगी, उसको मीट करने के लिए क्या. लेकिन मेन हमारा ये लॉन्ग टर्म डिसीजन. एक बार देखते हैं हमने अभी तक कितना पढ़ लिया. बुक से ओपन कर, बुक से देखते हैं. बुक से अगर हम निकालेंगे तो आप देखें, तो हमने सबसे पहले ये मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस वगैरह की बात की है. ठीक है, ये सब चीज़ें मेन यहाँ से शुरू हो रहा है. देखो ऑब्जेक्टिव, द प्राइमरी एम जो मैंने लिखवाया ना आपको, देखो यहाँ से ऑब्जेक्टिव. ठीक है, ये आगे फाइनेंसिंग डिसीजंस. फर्स्ट कौन सा है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन. ठीक है, अभी हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मैंने तीनों नाम आपको लिखवा दिए हैं, फाइनेंसिंग भी लिखवा दिया. ठीक है, ये रहा फाइनेंसिंग. एंड अब ये फैक्टर्स वैक्टर्स की बात, थर्ड है डिविडेंड डिसीजन. ठीक है, मैंने बेसिक बेसिक सब चीज़ें आपको लिखवा दी हैं. अब हम यहाँ पे हैं, देखो देखो बेटा ध्यान से, हम यहाँ पे, ये हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात कर लिया है. देखो यहाँ देखो, ये हाईलाइट कर रहा हूँ. Investment decisions can be long term and short term. Long term investment decision called capital busting decision. ठीक है, it involves commitment of a long term basis, for example making investment in new machine. सब चीज़ें बता दी ना मैंने, देखो. ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं. एंड शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म डिसीजन किससे रिलेटेड है, डे टू डे एक्टिविटी से. अभी उसको लिखवा रहा हूँ मैं. फिर इसके बाद कहाँ आएंगे, मेन इस पे आएंगे, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपिटल बस्टिंग डिसीजन. ठीक है, जरा ये लॉन्ग टर्म डिसीजन का मीनिंग लिख लिया, सब लिख लिया. लिखो जरा वर्किंग कैपिटल डिसीजन के बारे में थोड़ा सा लिख लो. वर्किंग कैपिटल डिसीजन के बारे में लिखो. वर्किंग कैपिटल डिसीजन, अब मैं बार बार शॉर्ट टर्म नहीं बोल रहा, मैं आपको मालूम है. वर्किंग कैपिटल डिसीजन आर कंसर्न विद द working capital decisions are concerned with the decisions about the levels of cash, inventory,
एंड रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स का मतलब व्हाट आर रिसीवेबल्स? डेटर्स। रिसीवेबल्स में कंबाइंडली डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल दोनों आते हैं, दोनों का याद है वो फॉर्मूला करा होगा आप लोगों ने, हाँ ट्रेड रिसीवेबल वाला करा था ना, उसमें लिखा था ना डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बीआर, क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स में एक सिंपल सा डिफरेंस है कि जो डेटर्स हैं उनके ऊपर हमने बिल ऑफ एक्सचेंज इशू नहीं किया, जिनके ऊपर हम बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कर देते हैं, मैं 11th में पढ़ाता होता हूँ, दोज डेटर्स आर कन्वर्टेड इनटू बिल्स रिसीवेबल। हमेशा जनरल एंट्री भी तो यही होती है ना, ये बात बिल ऑफ एक्सचेंज अगर आपने पढ़ा हो बिल्कुल खड़े खड़े एंट्री है। पहली एंट्री क्रेडिट सेल की होगी, क्रेडिट सेल की तो सबकी कॉमन होगी, क्रेडिट सेल की क्या एंट्री होगी? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल, ये क्रेडिट सेल हो गई, ठीक है। अब सम ऑफ द डेटर्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? बिल्स रिसीवेबल में, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो जो डेटर्स हैं वो खत्म हो गए और नया असेट अराइज हो गया। अच्छा, असेट कम होते हैं, एक असेट कम होता है तो उसको क्या करते हैं? क्रेडिट, और दूसरा असेट बनता है तो उसे डेबिट। तो डेटर्स कम होंगे तो हम डेटर्स को क्या कर देंगे? क्रेडिट, और उसकी जगह पे क्या आ गए? बिल्स रिसीवेबल। तो हमारी सेकंड एंट्री बनती थी बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू डेटर। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पैसा नहीं लेना, बस अब हमने डेटर्स को कन्वर्ट किस में कर दिया? बिल्स। तो इसका मतलब सब पे थोड़ा ना, अच्छा जिस पे हमने बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं इशू किया होगा वो क्या रहेंगे? डेटर्स, और जिन पे हमने बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कर दिया होगा वो कन्वर्ट हो जाएंगे बिल्स रिसीवेबल। इसीलिए जब ट्रेड रिसीवेबल्स की बात आती है ना तो हम बात किसकी करते हैं? डेटर्स। ये लॉजिक है, यही रीजन है। अब टीचर से पूछ लो ना इस फॉर्मूले में हमने बीआर को क्यों ऐड किया है, होता है यही होता है, अरे यही नहीं है, वो पार्ट है उसका, सिंपल सा आंसर है उसका, ठीक है। और इसको बिल ऑफ एक्सचेंज से समझना चाहिए, दैट इज द मेन थिंग। तो बिल ऑफ एक्सचेंज सिंपल, आपसे कोई पूछे ना सर जिन पे बिल ऑफ एक्सचेंज इशू ड्रॉ कर दिया दे आर कन्वर्टेड इनटू बिल्स रिसीवेबल, खत्म, और कुछ भी नहीं है। पता नहीं वो रट्टा मरवाते हैं। चलो जी, तो आ जाओ जरा, हमने लिखा है आर कंसर्न्ड विद द डिसीजंस अबाउट द लेवल्स ऑफ कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स। these decisions affect the these decisions affect the डे टू डे वर्किंग ऑफ अ बिजनेस। ये डेली बेसिस पे जो हमारे डे टू डे जो वर्किंग है उसके लिए ये पैसे की जरूरत पड़ती है। डे टू डे वर्किंग में हमें कैश की जरूरत पड़ेगी, इन्वेंट्री से रिलेटेड बात होगी, एंड हमारे रिसीवेबल से। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये हमारा जो है वो हमारा शॉर्ट टर्म या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात की जा रही है, वर्किंग कैपिटल डिसीजन की बात की जा रही है। तो इसमें तीन चीजें आती हैं बेटा वर्किंग कैपिटल में। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ कैश, जिसको बोलते हैं प्रॉपर कैश मैनेजमेंट होना चाहिए। दूसरा, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। कई कई जगह पे क्या होता है आप देखते हो ना, देखो दोनों ही चीजें गलत हैं। देखो समझो इन्वेंट्री का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कैसे होगा, देखो कीड़ा है ना बताने का, नहीं तो ये बताने की मेरे को जरूरत नहीं है। कैसे होता है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ इन्वेंट्री? आप किसी शॉप पे गए, आप किसी शॉप पे गए, आप गए उस शॉप पे, मेडिसिन शॉप पे गए, समझना ध्यान से, आपने मेडिसिन मांगी, उसने बोला कि मेडिसिन तो खत्म हो गई है, मेडिसिन तो खत्म हो गई है। ये एक एग्जांपल है, अभी कुछ नहीं मैं बोल रहा, ठीक है। आप दूसरी दुकान से ले आए। दूसरा, एक ऐसी दुकान पे गए जहां पे आपने मेडिसिन मांगी, वहां पे वैसी हजारों तरीके की वही सेम मेडिसिन इतनी पड़ी हुई है अबंडेंस में, वहां से तो आपको तो मिल जाएगी। तो मैंने दो एग्जांपल दिए, दोनों में एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ इन्वेंट्री किसमें? किसी में भी नहीं। यही तो समझना है, किसी में भी नहीं है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ इन्वेंट्री, किसी में भी नहीं है। क्यों? पहले ही मैंने क्या बताया, आप गए, आपको इन्वेंट्री नहीं मिली, इसका मतलब आपको इन्वेंट्री नहीं मिली, होनी चाहिए थी, इसका मतलब उसने प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर रखी, इसका मतलब अंडर इन्वेंट्री है वो। अंडर इन्वेंट्री का क्या फर्क क्या होगा सर? सेल ही नहीं होगी, सेल इफेक्ट, लॉजिकली समझो, समझ आता है। दूसरा केस, आप गए, सर आपने एक मांगा, अरे हमारे पास तो हजारों पड़ी हैं चिल्ली का, इज इट गुड? ओवर इन्वेंट्री इज गुड। और ओवर इन्वेंट्री का इफेक्ट क्या होगा? आपका जो कैश है वो ब्लॉक हो गया, कैश ब्लॉक हो गया तो वो पैसा आप कहीं और जो है वो आप लगा नहीं, उतना पैसा बैंक में रख देते। तो ना ओवर इन्वेंट्री इज गुड, ना अंडर इन्वेंट्री इज गुड,
दैट्स वाई इसे बोला इन्वेंट्री का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होना चाहिए, जितना चाहिए उतना। इसलिए तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो करते हैं जो आप लोग पढ़ोगे। देखो अब जो पढ़ोगे ना सब रिलेटेड है, और ढंग से अगर ईमानदारी से पढ़ोगे यू विल एंजॉय। मैं इतना बता, बहुत बताने को, लेकिन पॉइंट इज दिस, क्या पढ़ने वाले बनो, समझने वाले, पढ़ने से ज्यादा समझने वाले, पढ़ते तो सभी हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ कैश, और ऑल दीज आर इंटर रिलेटेड। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ इन्वेंट्री, और थर्ड क्या है, एफिशिएंट रिसीवेबल मैनेजमेंट। डेटा टर्नओवर रेशियो पढ़ी थी ना, बताऊंगा जब ये लोग बच्चे पढ़ेंगे और बाकी। तो एफिशिएंट रिसीवेबल्स, आप गए, ठीक है, आप सामान ले आए, ठीक है, एक दुकान पे गए, नेट से 1000 रुपए का सामान था, आपकी जेब से 800 ही निकले, उसने बाकी 200 उधार करने से मना कर दिया, सामान देने से मना कर दिया, ठीक है। दूसरी दुकान पे गए, आपके पास पैसे नहीं थे, ले जाओ बहन जी। बहन जी भी ऐसी हूँ, 4 महीने बाद आएंगी, 5 महीने बाद आएंगी, 6 महीने बाद, पता ही नहीं है, कोई चलती फिरती ग्राहक थी, दे दिए माल बेचने के लिए। इसमें बताओ रिसीवेबल्स एफिशिएंट मैनेजमेंट कहाँ है, फिर अगेन दोनों में नहीं। बात को समझना मैं क्या समझा रहा हूँ। तो डेटर्स हर एक को नहीं बनाना, पहली बात, उसी को बनाना है जिससे पैसे आने की संभावना हो। अब यही समझना, जिनसे संभावना नहीं होती उन्हीं के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज इशू किया जाता है। लॉजिक यही है, क्यों करते हैं फिर, ताकि हमारे पास एक प्रॉपर प्रूफ हो। पढ़ा था ना, अगर डिसऑनर हो जाता है तो नोटरी में जाते हैं और वो सब चीजें होती हैं, केस होते हैं इनके बेसिस, स्टैंपिंग होती है इनकी प्रॉपर। ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर अकाउंट्स के बना के रख दिए, लॉ है ये सारे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है। तो पॉइंट में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब दूसरे केस में जैसे गए वो, बहन जी ले जाओ ले जाओ ले जाओ, घर की दुकान है, ले जाओ बेचने के लिए, माल बेच दिया, भाई साहब माल बेच दिया, पैसा नहीं आएगा, आगे आपको वापस देना है पैसा जिससे उधार लिया है। तो ना तो उधार देना ही नहीं है, ऐसा भी गलत है, उधार ज्यादा भी नहीं देना, उधार का एक बैलेंस होना चाहिए। तो उसे हम डेट टर्नओवर रेशियो में पढ़ेंगे। डेट कलेक्शन पीरियड कितना टाइम, तो जितना कम डेटर टर्नओवर रेशियो होगा उतना नुकसानदायक है, जितना हायर होगा उतना बेटर है। डेटर टर्नओवर रेशियो कहता है हाउ क्विकली आर बिजनेस इज कन्वर्टेड इनटू कैश, हमारा जो स्टॉक है वो इसमें जो उधार है हमारा कैश में, तो सब चीजें पढ़ेंगे। तो ये सारी जो मैनेजमेंट है उसे हम वर्किंग कैपिटल में बांटते हैं। तो वर्किंग कैपिटल में 3 डिसीजन मेन है, कौन सा, एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट होनी चाहिए, एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए, एफिशिएंट रिसीवेबल मैनेजमेंट। तो लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, ये दोनों के लिए जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की बात कर रहे हैं तो इस होल कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर ऑफ 2 टाइप्स, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल बस्टिंग, शॉर्ट टर्म के लिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे जो आपकी बुक में नजर आ रही है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस। ऑलरेडी मैं मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम कैपिटल बस्टिंग के डिसीजंस लेंगे, ये वो कहना चाह रहे हैं। ये ऑलरेडी मैं एक आम भाषा में समझा चुका हूं, अब उनको इन्होंने हेडिंग्स की फॉर्म में बात की है। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने लिखा है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, मैंने ऑलरेडी बताया था, फर्स्ट पॉइंट है, आप हेडिंग डालते जाएं, बाकी अभी बुक से आप पढ़ेंगे जब बात करेंगे। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, समझना ध्यान से। कैश फ्लो, व्हाट इज कैश फ्लो, पढ़ा है ना, ओ हंसी आ गया, अब हंस रही है लड़की। व्हाट इज कैश फ्लो, मैंने पढ़ाया ही नहीं तुम्हें, इसने पढ़ लिया और अर्चिया ने, अर्चिया और इसका अकाउंट का कोर्स हो चुका है, अब दोबारा से, परसों ध्यान से पढ़ा था ना, है ओवर सेक्शन समझ आ गया, अब प्रैक्टिस करके आई हो बेटा नेक्स्ट क्लास में। हाँ, कैश फ्लो, व्हाट इज कैश फ्लो, हम्म,
इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो वो आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की डेफिनेशन पढ़ी है। एक आम भाषा में यहाँ पे बात करें, व्हाट इज कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब समझने से पहले दो टर्म्स और पढ़ो, एक होता है कैश का इनफ्लो, एक होता है कैश का आउटफ्लो। समझना ध्यान से, ये समझा रहा हूँ आपको एडवांस की बात। कैश का इनफ्लो, कैश का आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब पैसे का आना, आउटफ्लो का मतलब पैसे का जाना। उनका जो गैप होता है, उनका जो डिफरेंस होता है, द डिफरेंस बिटवीन कैश का इनफ्लो, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, इसका जो डिफरेंस होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैश फ्लो बोलते हैं। इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, कैश फ्लो बोलते हैं। कैश फ्लो इज नथिंग इन अ सिंपल टर्म्स, डिफरेंस बिटवीन कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। अब अपने आप बताना, अगर कैश का इनफ्लो ज्यादा है, कैश का आउटफ्लो कम है, तो कैश फ्लो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और उल्टा करें, कैश का आउटफ्लो ज्यादा है, कैश का इनफ्लो कम है, तो क्या होगा, नेगेटिव कैश फ्लो होगा। सिंपल, ठीक है। अब जो आप बात कर रहे हो ना, आपने बिल्कुल सही बताया, लेकिन वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए है, ठीक है, इक्विवेलेंट्स वाला पार्ट। यहाँ सिंपल सी बात कर रहे हैं, यूज वही होगा, लेकिन यहाँ नहीं, उसको वहाँ ही छेड़ेंगे, ठीक है। एक देसी भाषा में बात कर रहे हैं भाई। अब एक बात बताओ, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग, मैंने आपको क्या बोला था अभी मैंने एक एग्जाम्पल बताया था कि मुझे एक मशीनरी लेनी है, उस मशीनरी को मैं खरीदूं या उस मशीनरी को रेंट पे लूं, ठीक है। तो अब उस मशीनरी को मैं खरीदूं और उस मशीनरी को रेंट पे लूं, तो उसके जो बेनिफिट्स हैं, उससे अगर मुझे कुछ बचत होती है, यानी कैश का फ्लो होता है पॉजिटिव, यानी कुछ भी बचता है, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, मेरे लिए वो पॉजिटिव हो गया। तो जिस डिसीजन से मुझे पॉजिटिव कैश फ्लोज आएंगे, दैट विल बी माई डिसीजन मेकिंग, वो मेरी क्या होगी, डिसीजन मेकिंग। उसके अलावा लेट्स से मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है रेंट पे लेने की, मान लो मुझे मशीनरी को खरीदना है, मुझे मशीनरी को खरीदना है। अब डिसीजन है कि उस मशीनरी को खरीदूं या ना खरीदूं, ये भी डिसीजन है, खरीदूं या ना खरीदूं। तो खरीदूं या ना खरीदूं के लिए मुझे फिर दोबारा कैश फ्लो चेक करने पड़ेंगे, कैसे, अब उसके लिए मैं समझा रहा हूँ, समझना। देखो, अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट होता है, मैंने पहले भी एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा था, कैश इनफ्लो, उस मशीनरी से कैश इनफ्लो कैसे होंगे, वो मशीनरी काम करेगी, वो मशीनरी वर्क करेगी, प्रोडक्शन करेगी, सेल्स होगी, ठीक है। उसकी सेल्स लेट से 10 साल तक होगी, इतनी 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 इतनी, हर साल इतने पैसे आते रहे, ठीक है। और उसका जो आउटफ्लो है, वो तो यहाँ पे आज जीरो पीरियड है, ये जीरो पीरियड है, ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स है। तो यहाँ सारे इनफ्लोज होने हैं, समझना, मैं कुछ आगे की बात बता रहा हूँ, ये आउटफ्लो है। ये आउटफ्लो का मतलब यहाँ मशीनरी हमने परचेज करनी है, इनफ्लो यहाँ से स्टार्ट होने हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, कैश इनफ्लो में से कैश आउटफ्लो को माइनस करना है, कंपेयर करना है ना, एनपीवी कहते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू को। एक बात बताओ, आज मैं अगर 100 रुपए का आउटफ्लो कर रहा हूँ, तो आज इसकी वैल्यू 100 रुपए है, और मुझे हर साल 200 रुपए मिलते रहेंगे, इनफ्लोज हैं, तो क्या मैं डायरेक्टली ये कर सकता हूं, ये सारे जो 200 रुपए मिलने 10 साल तक, इनको ऐड करूं और उसमें से करंट ईयर का 100 माइनस कर दूं, क्या मैं ऐसा करके कैश फ्लो निकालूं, तो क्या मैं ये करेक्टली कर रहा हूं, आंसर इसमें क्यों नहीं, तो जो इनफ्लो है वही ले रहा हूँ ना, आउटफ्लो तो इतना ही लेंगे, आउटफ्लो तो जितना होगा वो इतना होगा। क्यों, आउटफ्लो हर साल में मशीन लूंगा, मशीन तो एक ही बार ले रहा हूँ, है। तो एक्सपेंस का पार्ट होंगे, वो तो आप वर्किंग कैपिटल में लोगे, तो वर्किंग कैपिटल में चला गया ना, यही तो समझना है ना, वो तो वर्किंग कैपिटल में चला गया। क्या है, तेरे पापा का क्या बिजनेस है, मोटर पार्ट्स, ले इतना बढ़िया एग्जांपल बता देता हूँ, मोटर पार्ट्स, मशीन लगी हुई है कोई, है। आज पापा ने एक मशीन ली, लेट से 5 लाख रुपए की, ठीक है, उस मशीन को यूज करके वो मोटर की रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो हर साल इन्फ्लो नहीं होंगे, हैं, मशीन हर साल लेंगे पापा, उसकी लाइफ होगी ना, इसीलिए तो एस्टिमेटेड लाइफ होती है उसकी, नालायक, उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। यही तो प्रैक्टिकल समझना है, जो 11वीं में नहीं समझाया गया, तुम्हारे जो पाप कर्म है, जो बिजनेस सेंस नहीं समझाएगी, ये सब चीजें मैं 11th में समझाता हूँ, तो मुझे पता है 12th में आनी है।
इसीलिए तो टाइम लगता है ना बेटा ये समझाने के लिए, आप समझो ना। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, ये तो 100 रुपए का डिसीजन है, मुझे 1 करोड़ की मशीनरी लेनी है, तो मेरा तो 0 पीरियड में 1 करोड़ निकल गया, यस और नो। लेकिन मैं ये मशीनरी लूं या ना लूं, ये भी तो एक बहुत बड़ा मेजर डिसीजन है। तो मैं कैसे चेक करूंगा, मैं ये प्रोजेक्टेड सेल्स निकालूंगा उस मशीनरी की। उस सेल्स कैसे, वो मशीनरी से कितना आउटपुट निकलेगा, कितनी सेल होगी, प्रोजेक्शन होगी, सब प्रोजेक्शन पे बनता है, ठीक है। तो 10 साल तक उसकी लाइफ है, 10 साल ही क्यों लिया, जितनी लाइफ होगी उतना ले रहा हूँ मैं, मान एग्जाम्पल है 10 साल लाइफ है, तो 10 साल तक वो प्रोडक्शन करेगी, 10 साल तक उस प्रोडक्शन से सेल होगी, तो जो भी सेल होगी वो हर साल मेरे को, एक मिनट बेटा लेट मी कंप्लीट, हर साल मेरे को 10 साल तक रिवेन्यू आता रहेगा। तो जो रिवेन्यू आएगा वो तो इनफ्लो होगा, ठीक है। उस इनफ्लो में से ये 1 करोड़ रुपए मैं माइनस करूंगा, ठीक है। और अगर मेरा कैश फ्लो पॉजिटिव आता है कि मेरे को ये करके बचत हो सकती है, तो मैं आज क्या करूंगा, आज मैं उस मशीनरी को खरीदने की कोशिश करूंगा। दैट इज माई कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। लेकिन सुनना ध्यान से, मैं कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ये 10 साल तक मेरे को रिवेन्यू आना है, सुनना ध्यान से, क्या उस पैसे की वैल्यू सेम होगी जो आज 0 पीरियड में है। भाई आज जो 100 रुपए हैं, 2 साल बाद वो सेम 100 रुपए रहेंगे या 100 से कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसे कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसे कहते हैं टाइम वैल्यू। इसीलिए जितने भी कैश इनफ्लोज होते हैं उनको हमें 0 पीरियड पे लाना पड़ता है। ये सारी फ्यूचर वैल्यूज हैं, इनको हमें 0 पीरियड पे लाना पड़ता है, ठीक है। 0 पीरियड, यहाँ पे जिस दिन हम मशीन खरीदने हैं, तो एक बात बताओ, अगर ये लेट से 1.5 करोड़ हो जाता, अब इसको अगर मैं 0 पीरियड पे लाऊं तो इट बिकम्स लेट से 1 करोड़ 10 लाख। तो 1 करोड़ 10 लाख को मैं कंपेयर करूंगा ना 1 करोड़ से, ना कि 1 करोड़ 25 लाख को। क्यों? क्योंकि सर वो तो 10 साल बाद जो पैसा है वो आज तो कम ही रखेगा ना पैसा, वैल्यू। भाई आज अगर मेरे पास 100 रुपए है, 100 रुपए की मैं चीज लेता हूँ, क्या मैं 2 साल बाद सेम 100 रुपए की चीज लूंगा, सेम मिल जाएगी या महंगी मिलेगी? नहीं, ऑब्वियसली, दैट इज कॉल्ड टाइम वैल्यू। तो इसी के लिए वो टेक्निक्स हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं ना बेटा, आप लोग आगे पढ़ोगे, फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर की पावर एन, ये मैं पढ़ाता होता हूँ, ठीक है। अब फ्यूचर वैल्यू, अब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब ये आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एन क्या है, टाइम है। ये अभी आपको समझ नहीं आएंगी, ये जस्ट आपको समझाना, दिस इज हाउ प्रैक्टिकली चलेंगी चीज। तो ये आपको मैं सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता होनी चाहिए। तो पहला फैक्टर जो है मैंने आपको बताया, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। तो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में अब हम सिंपल सी बात है ना, कोई भी मशीन लेंगे तो पहले ये देखेंगे ना क्या उस मशीन की वर्थ है या नहीं है, क्या हमारे बिजनेस में उसे सेल बढ़ेंगी, नहीं कितनी बढ़ेंगी। भाई हाँ, तो कितनी बढ़ेंगी, प्रोजेक्शन होंगी। आज खड़े होकर हम प्रोजेक्शन आ जाएगा, तो कोई भी बिजनेस प्रोजेक्शन पे ही चलता है ना। हमें थोड़ा ना पता कि मेरा बिजनेस श्योर शॉट है, मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो ही जाएगा, सब चीजें प्रोजेक्शन पे चलती है। So that is what this point is, जो मैंने आपको बताया कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। ये फर्स्ट, हाँ कुछ बोल रहे थे बेटा, बोल बोल, पूछना तो पूछ। क्या चीज? प्रोजेक्शन होते हैं ना, इसी के लिए तो रिपोर्ट्स बनती है बेटा, प्रोफेशनल्स हायर होते हैं हमारे जैसे। हम क्या काम कर रहे हैं, ये तो कर रहे हैं, एस्टिमेटेड से, एस्टिमेटेड से, एस्टिमेटेड होती है, हर एक चीज एस्टिमेटेड चलती है, बिजनेस एस्टिमेशन में चलता है। अगले साल का क्या है, कल का नहीं पता, बट बिजनेस तो यही है ना कि आपके फादर डेली दुकान खोलते हैं, ठीक है, कोई उनको ये जरूरी थोड़ी ना पता होता है कि मेरी आज इतनी सेल हो जाएगी, कितने कस्टमर आएंगे, किसको नहीं पता, उनके फादर को नहीं पता, हमें ही नहीं पता कि हमारे अगले बैच में कितने स्टूडेंट्स आएंगे। बिजनेस तो चलता ही इस पे एस्टिमेशन पे। यही तो डिफरेंस होता है बिजनेस और जॉब में। जॉब में पता है कि महीने के अंत में इतनी सैलरी मिलनी है, बिजनेस में ये नहीं पता कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। यही तो एंटरप्रेन्योरशिप और क्या है, ठीक है, समझ आया बेटा। तो ये हमारा जो फैक्टर था, फर्स्ट फैक्टर हमारा जो है कैश फ्लो। अब ये ना घर में पढ़ना है आप लोगों ने, रीड करना है, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, हेडिंग लिख ली। सेकंड भी मैं करा चुका हूँ, रेट ऑफ रिटर्न, सेकंड लिखो रेट ऑफ रिटर्न। देखो ये 2 प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। अब सिंपल सी बात, ये किसकी बात कर रहा है, रेट ऑफ रिटर्न, सिंपल। अब मैंने मशीन खरीदनी है, ठीक है, अब मशीन तो खरीदनी है बट मेरे पास ऑप्शन है पैसा लगाने की 2 प्रोजेक्ट में, कि एक प्रोजेक्ट है जैसे मैं आइसक्रीम का प्लांट लगाऊं, दूसरा जैसे मिल्क का प्लांट लगाऊं।
ठीक है, ये भी तो डिसीजन है। प्लांट की मैंने लिखवाया था ना आप लोगों को, नई प्रोडक्ट लाइन लगानी है। तो अब मेरे को किस में फायदा होगा, जिसमें मेरा रेट ऑफ रिटर्न क्या आएगा, ज्यादा आएगा। भाई मुझे लग रहा है, यही ऐसी कैलकुलेशन ऐसी करूंगा, मुझे लगा कि प्रोजेक्ट ए से मुझे 10% का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है एंड प्रोजेक्ट बी से 15% मिल रहा है, ठीक है, लेकिन एफडी करा के रखूं तो 20% मिल रहा है, तो मुझे क्या कराना चाहिए, एफडी। और अगर मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट में ज्यादा फायदा है एफडी से, दिस इज द रेट ऑफ रिटर्न। ये क्या चीज, लॉन्ग टर्म सोचूंगा तो प्रोजेक्ट नहीं, लॉन्ग टर्म एफडी का तो रेट मेरे हाथ में नहीं है ना, ऐसे भी तो सोच। लेकिन अगर मुझे बिजनेस करना है तो बिजनेस तो लॉन्ग टर्म में ही ग्रो होता है, शॉर्ट टर्म में तो नहीं होता। पहले 2-3 साल तो हमेशा लॉस ही होता है ना। तूने फ्यूचर में बिजनेस करना ना, थोड़ा बिजनेस माइंड से सोच। एफडी तो 5 साल की होगी, लेकिन 5 साल में जरूरी थोड़ा है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो तेरे हाथ में नहीं है ना, एफडी तो गवर्नमेंट के हाथ में है ना। इसी एग्जाम्पल में ले ले, इसी एग्जाम्पल में ले ले, लेट से मैं 10 साल का प्रोजेक्शन लेता हूँ, एफडी 20% पे है, हो सकता है कि पीछे से आरबीआई रेट चेंज कर दे तो एफडी के रेट भी चेंज हो जाते हैं, तब हो जाता है। लेकिन अगर बिजनेस तेरा फ्लरिश हो गया तो 20 क्या, तो 50% का रिटर्न कमा ले, 100% कमा ले, इसमें क्या है। फिर रिस्कियर तो ज्यादा है, हायर द रिस्क हायर विल बी द रिटर्न। तो यही तो रेट ऑफ रिटर्न की यहाँ पे बात करें कि एक्सपेक्टेशन, देखो टर्म है एक्सपेक्टेड। क्लियर है, तो ये आपका सेकंड पॉइंट था, इट कम्स टू एन एंड, अभी यहीं रोक रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू। होमवर्क क्या है, जितना मैंने अभी तक कराया है पूरा रीड करके रखना है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ब्रेक।